असिस्टेंट प्रोफेसर साकेत ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं एक नए टॉपिक छायावादी काव्य को लेकर आपके सामने आई हूँ। आज छायावादी काव्य। आज हम लोग छायावादी काव्य का अर्थ देखेंगे कि छायावाद का अर्थ क्या होता है और छायावाद के प्रथम प्रयोक्ता कौन है और उसकी परिभाषा का अध्ययन करते हुए उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। तो छायावाद का अर्थ, छायावाद का प्रारंभ में जो अर्थ था वो था कवियों को, पहली बात छायावाद का अर्थ बताने से पूर्व में आपको ये स्पष्ट कर दें कि छायावाद आया क्यों। वाद यानी विचारधारा, छायावाद यानी कि एक ऐसी विचारधारा जो किसी के युग के फलस्वरूप यानी वो पसंद नहीं था। द्विवेदी युग के प्रतिक्रिया स्वरूप छायावाद आया। क्यों? क्योंकि द्विवेदी युग में अधिकांश कवि प्रबंधात्मक काव्य लिखा करते थे, नैतिक काव्य की रचना किया करते थे, जहाँ कहीं ना कहीं आत्माभिव्यंजना छूट गई। लेकिन कुछ ऐसे कवि थे जिनको द्विवेदी युग में द्विवेदी युगीन काव्य पद्धति पर रचना करना पसंद नहीं था। इसी कारण से वो स्वतंत्र रूप से काव्य रचनाएं करने लगे और जब वो काव्य रचना करने लगे तो उनकी कविता का रूप स्पष्ट नहीं था। इसी कारण से उनको सब लोग व्यंग्य स्वरूप कहने लगे कि ये तो छायावादी हैं। समझ रहे हैं? पहले पहल जब छायावाद के कवि ने कविता लिखनी प्रारंभ की और वो कविता स्पष्ट ही नहीं थी तो लोगों ने उसे व्यंग्य स्वरूप छायावाद नाम दिया। तत्पश्चात धीरे धीरे कालांतर में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, ये सारे कवि एवं कवित्री मिल करके जब काव्य की रचनाएं करने लगे और रचना का स्वरूप निखर कर सामने आने लगा तो छायावाद का अर्थ भी दूसरे रूप में माना जाने लगा। छायावाद का अर्थ फिर जो कवि कविताएं लिखते थे उनकी कविताओं में मानव एवं प्रकृति की सूक्ष्म सौंदर्य की अभिव्यक्ति को ही छायावाद कहा गया। समझ रहे हैं? पहले तो छायावाद था उन रचनाओं के लिए जो अस्पष्ट थी, व्यंग्य स्वरूप था, लेकिन कालांतर में वही शब्द रूढ़ हुआ किन रचनाओं के लिए जिसमें प्रकृति और मानव के सूक्ष्म अभिव्यक्त सौंदर्य की जब अभिव्यक्ति होने लगी तो उसे छायावाद कहा गया। तो इसे श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि छायावाद के प्रथम कवि कौन हैं और उनके छायावाद प्रथम कवि कौन है, उनको मानने वाले आचार्य कौन हैं। तो यहाँ पर देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मैथिली शरण गुप्त एवं मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। वहीं दूसरी ओर नंद दुलारे वाजपेयी जी सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। तो इलाचंद जोशी जी कहते हैं कि जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक मानना चाहिए। और इसी श्रृंखला में देखते हैं तो प्रभाकर माछवे कहते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद का प्रवर्तक मानना चाहिए। तो ये तो हुआ विद्वानों का मत, जो कि अलग अलग विद्वान अपने मतानुसार छायावाद के प्रथम प्रयोक्ता को प्रस्तुत करते हैं। आइए चार्ट में देखते हैं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मुकुटधर पांडे को मानते हैं, नंद दुलारे वाजपेयी जी सुमित्रा नंदन पंत को, प्रभाकर माछवे माखनलाल चतुर्वेदी को और इलाचंद जोशी जयशंकर प्रसाद को। तो हम आगे बढ़ते हैं
और देखते हैं कि छायावाद की परिभाषाएं, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा होता है कि हमको उनके अर्थ के साथ जब हम परिभाषाओं को देखते हैं तो उससे उस क्या कहते हैं काल का बहुत ही अच्छे से बोध हो जाता है। जैसे अगर परिभाषाओं को देखेंगे तो और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। तो परिभाषा में हम प्रारंभ करते हैं। छायावाद की परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि छायावाद शब्द का दो अर्थों में प्रयोग, छायावाद शब्द का मैं प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि छायावाद शब्द का दो अर्थों में प्रयोग समझना चाहिए। पहला रहस्यवाद, दूसरा पद्धति विशेष। ये जो दो अर्थ बताते हैं, इनके दो अर्थ का आशय है। पहला रहस्यवाद, यानी कि प्रकृति में छिपे हुए उस अदृश्य सत्ता का यानी रहस्य का ज्ञान होना चाहिए, उस काव्य में होना चाहिए कि रहस्य छिपा हुआ हो। और दूसरा उसमें पद्धति विशेष, लिखने का की विशेष शैली होनी चाहिए। ये तो हुआ आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा। दूसरे हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जी कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, अपितु थोथी नैतिकता और सामंतवादी व्यवस्था के प्रति विद्रोह रहा। यहाँ देखिए तो आचार्य डॉक्टर रामविलास शर्मा का मत है, इस परिभाषा में स्पष्ट होता है कि ये कहते हैं कि जो छायावाद आया ये क्या था, थोथी नैतिकता और सामंतवाद व्यवस्था। इनका संकेत है द्विवेदी युग के प्रति, कि द्विवेदी युग की प्रतिक्रिया फलस्वरूप छायावाद आया। वहीं पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी कहते हैं कि आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में जब पड़ने लगती है तो छायावाद की सृष्टि होती है। इनकी इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि जब आत्मा की छाया परमात्मा में, परमात्मा की छाया आत्मा में, अर्थात जब काव्य पढ़िए तो उसमें आपको उसी कविता में आपकी आत्मा में ही आप परमात्मा दिखाई दे तो उसे छायावादी काव्य समझना चाहिए। अगले हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तो हिंदी में उसे छायावाद नाम दिया गया। वेदना के आधार पर, इनकी परिभाषा का अर्थ है जब वेदना के आधार पर दुख और वेदना देखते हैं तो उसके आधार पर स्वानुभूत भाई स्वयं भी अनुभव करने लगे, तभी छायावाद की सृष्टि हुई। और आगे देखते हैं तो नंदुलारे वाजपेयी जी कहते हैं मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान ही मेरे समझ से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। नंदुलारे वाजपेयी जी कहते हैं कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान ही मेरे समझ से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। और हम आगे देखते हैं तो जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तो हिंदी में उसे छायावाद कहा गया। वहीं आधुनिक मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। कहती हैं कि जो छायावाद है इसका मूल तत्व क्या है, प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। वहीं नामवर सिंह जी कहते हैं छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है, दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। डॉक्टर नामवर सिंह कहते हैं कि जो छायावाद है ये पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है, दूसरी
विदेशी पराधीनता से। और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं कि छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है। तो यहाँ पर विभिन्न विद्वानों के मतानुसार ये तो हुई छायावाद की परिभाषा। अब हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए छायावाद का अर्थ अभी आपने जाना, छायावाद के प्रथम कवि कौन हैं और उसके पश्चात छायावाद की विशेषताएं, छायावाद की प्रमुख परिभाषाएं। अब हम छायावाद की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो इन परिभाषाओं से जो मूल रूप से स्पष्ट होकर आया क्या था, मानव एवं प्रकृति के में जो आध्यात्मिक छाया का भान होता है वही छायावाद कहा जाता है। तो हम छायावाद की विशेषताओं को देखते हैं। छायावाद की पहली विशेषता है आत्माभिव्यंजना। छायावादी कवि जो थे वो अपनी आत्म की अभिव्यंजना करते थे। इसमें छायावादी कवि जैसे आपके प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा, ये चारों लोग ऐसे हैं जो छायावाद के एक स्तंभ के रूप में दिखाई देते हैं। तो इसमें निराला जी का उदाहरण लेते हैं। निराला जी की एक पंक्ति है आत्माभिव्यंजना में, वो कहते हैं, धिक जीवन जो पाता ही आया सदा विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। कहते हैं कि मुझे ऐसे जीवन को मैं धिक्कारता हूँ जिसके जन्म लेते ही सदा विरोध रहा, और मैं ऐसे उपलब्ध साधनों को भी धिक्कारता हूँ क्योंकि जिनके लिए मुझे सदा ही शोध करना पड़ा। यहाँ अगर आपको बताएं तो निराला जी का जो जीवन था वो बहुत ही दुख में बीता। क्या हुआ, छोटे थे तो उनका बचपन तो जैसे तैसे बीता। जब उनका विवाह हुआ तो उनकी पत्नी विवाह हुआ तो उनकी एक छोटी सी पुत्री जन्म ली, और उसके बाद जिसका नाम सरोज था, और उनकी पत्नी का देहांत हो गया पुत्री के जन्म लेने के कुछ समय पश्चात। और फिर जब पुत्री 1.5 साल की हुई हो करके वो भी कुछ समय जीवित रही, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो निराला जी का जीवन कुछ ऐसा था कि वो दर्द से भरा हुआ था। इसीलिए उन्होंने आत्माभिव्यंजना में इस पंक्ति में ऐसे ही इनके दुख प्रकट होते हैं कि धिक जीवन जो पाता ही आया सदा विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। ये तो छायावाद की पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता देखते हैं सौंदर्य चित्रण। सौंदर्य चित्रण में तो हमारे जयशंकर प्रसाद जी का तो अद्वितीय योगदान है। उन्होंने कामायनी महाकाव्य में जो कि मुख्य पात्र नायिका है श्रद्धा जी, उनके रूप सौंदर्य का वर्णन कुछ इस प्रकार करते हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी। तो यहाँ प्रसाद जी, और फिर अगली विशेषता है श्रृंगार निरूपण। श्रृंगार निरूपण में पंत जी कहते हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आँखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। इस पंक्ति के माध्यम से पंत जी स्पष्ट करते हैं कि वियोगी होगा, प्रेम विरह में वह व्यक्ति होगा, तभी वही व्यक्ति कवि होता है। यानी कि वियोगी होगा पहला कवि, विरह में होगा, उसके आंसुओं से उसकी कविता निकलेगी। तो और दूसरा इसी की एक और है उदाहरण है, तुम में जो लावण्य मधुरिमा, जो असीम सम्मोहन, तुम पर प्राण निछावर करने को पागल हो उठता मन। पंत जी इसमें
कहते हैं कि और अगली विशेषता है नारी भावना। छायावादी कवियों ने नारी को विशिष्ट स्थान दिया है। जो पहले जैसे रीतिकाल में नारी उपेक्षित सी रह गई थी, उसे छायावाद में विशिष्ट स्थान मिला है। कहते हैं इसमें जयशंकर प्रसाद जी कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास, रजत पग नग पग तल में पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। इसमें वो स्पष्ट करते हैं कि नारी क्या है, श्रद्धा की पात्र है। वहीं अगली विशेषता है रहस्य भावना। रहस्य भावना में जयशंकर प्रसाद जी कामायनी महाकाव्य में कहते हैं, हे अनंत रमणीय कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता, कौन हो क्या हो यह भाव विचार न सह सकता। इसमें जो रहस्य भावना है, इसमें अदृश्य सत्ता की ओर संकेत किया गया है और कहते हैं कि हे अनंत रमणीय कौन तुम। इसमें उस अदृश्य सत्ता की ओर संकेत करते हुए उनके बारे में कुछ ना कर पाने में असमर्थता व्यक्त करते हैं। तो इसी में एक पंक्ति और है, ना जाने कौन आए धुतिमान, जान मुझको अबोध अनजान, सुझाते हो तुम पथ अनजान। ये पंथ की पंक्ति है। कहते हैं कि ना जाने कौन आए धुतिमान, जान मुझको अबोध अनजान, सुझाते हो पथ अनजान। इसमें भी उस अदृश्य सत्ता की ओर पंत जी संकेत करते हैं कि कौन ऐसा है जो मुझे अनजान मार्ग पर मैं रहता हूँ तो मुझे सही मार्गदर्शन करते हैं। और इसी में श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए देखते हैं प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण में जैसे छायावादी कवियों में सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो उनकी एक पंक्ति है, देखिए, छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, फूल अभी से इस जग। कहते हैं कि प्रकृति के सन्निकट इतने हैं कि संसार में उन्हें और कोई प्रिय नहीं लगता। अगला है दुख और वेदना की अभिव्यक्ति। छायावादी कवि ऐसे हैं जो अपने दुख और वेदना को अभिव्यक्त करते हैं, जिनमें से जयशंकर प्रसाद के आंसू में की कुछ पंक्तियां हैं। देखिए, जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में दुर्दिन बनकर छाई, जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में वह आंसू बनकर आज बरसने आई। ये तो उनका जयशंकर प्रसाद की आंसू से लिया गया है, जो कि 1925 में लिखे थे। और अगली पंक्ति देखते हैं, महादेवी वर्मा का है, मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। इसमें महादेवी वर्मा जी अपने जीवन की तुलना जल से भरी हुई बदली से करती हैं। जैसे बदली आती है और चली जाती है, लेकिन बदली के आने का उद्देश्य ये होता है कि वो वर्षा करेगी और धरती पर सब कुछ स्वर्ग के समान हो जाएगा। वैसे ही जब जल की बूंदें पड़ती हैं तो प्रकृति हरी भरी हो जाती है, नदी तालाब भर जाते हैं, तो उससे क्या होता है, धरती पर सब अच्छा हो जाता है। उसी तरीके से महादेवी वर्मा जी अपनी तुलना करती हैं कि मैं भी जल से भरी हुई बदली, मेरा जीवन भी
जल से भरी हुई बदली के समान है। मेरे अंदर भी जो भाव हैं, विचार हैं, मैं अपनी लेखनी के माध्यम से उसे प्रकट करती हूँ, जो कि इस हमारे देश के लिए, समाज के लिए एक हमारा छोटा सा योगदान है। और जैसे बदली का कोई स्थान नहीं होता, संपूर्ण आकाश में वो विचरण करती है, लेकिन उसका कोई भी कोना उसका नहीं होता, वैसे ही महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि संपूर्ण संसार में मैं बदली की तरह टहलती हूँ, पर मेरा कोई भी स्थान, मेरा एक बदली का जैसे नहीं वैसे मेरा भी कोई नहीं, मैं वो भी क्षणिक थी और मैं भी क्षणिक हूँ। वहीं आगे देखते हैं छायावाद की अगली विशेषता, राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति। राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति में जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। वहीं माखनलाल चतुर्वेदी जी पुष्प की अभिलाषा में कहते हैं कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। तो ये तो हुई राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति। तो छायावाद की प्रमुख विशेषताओं में हम देखते हैं एक कि प्रमुख कवि जो है आत्मव्यंजना करते हैं, नारी भावना है, प्रकृति चित्रण है, श्रृंगार निरूपण है, वेदना एवं दुख की अभिव्यक्ति है, और वही जो है राष्ट्र प्रेम की भी अभिव्यक्ति मिलती है। आइए हम आपको चार्ट के माध्यम से दिखाते हैं। देखिए, सौंदर्य चित्रण, श्रृंगार निरूपण, नारी भावना, रहस्य भावना, प्रकृति चित्रण, राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति, दुख और वेदना की अभिव्यक्ति। तो ये तो हुई छायावाद की विशेषताएं। आज हम लोगों ने छायावाद का अर्थ देखा, छायावाद के प्रथम कवि एवं छायावाद की परिभाषा को देखते हुए हमने छायावाद की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाला। आप लोग को अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़ते रहें।